पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण के बारे में, जिसमें ये पता चला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं ना, उनको उनके ही सांकेतिक रूप में लिख दो, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसमें ये भी हमने पढ़ा कि उसके रासायनिक समीकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसमें अभिकारक, उत्पाद और इन दोनों को अलग-अलग करने वाला तीर का निशान, जो कि इन दोनों को अलग करता है। अलग कैसे करता है? एक को अपने बाएं साइड रख देता है, एक को दाएं साइड रख देता है। बाएं साइड कौन जाता है? जो बेकार होता है। बेकार क्यों होता है? कौन होता है? अभिकारक। क्यों? क्योंकि वो अभिक्रिया करने वाला होता है, किया नहीं रहता है, अभिक्रिया करने वाला होता है, इसीलिए वो बेकार होता है। इसीलिए वो तीर के बाईं तरफ या फिर तीर के टेल की तरफ रखा जाता है। जबकि उत्पाद तीर के दाईं तरफ या फिर तीर के हेड की तरफ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मस्त नहा खा पी के एकदम मस्त सुंदर चकाचक दिख रहा है, इसीलिए वो तीर के दाईं तरफ रखा जाता है। इसके साथ साथ हमने ये भी पता चला कि रासायनिक समीकरण मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित, या फिर उसे संतृप्त या असंतृप्त भी बोल सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल तो नहीं रहेगा संतृप्त असंतृप्त कहना, संतुलित असंतुलित सही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें सिर्फ इतना देखने का प्रयास करते हैं क्या दोनों तरफ जो चीजें रखी हुई हैं एक दूसरे से बैलेंस करती हैं, ऐसा तो नहीं कोई कम है कोई ज्यादा है, बस उसी को मैनेज करना, मतलब संतुलित असंतुलित को समझना या पढ़ना। उसके बारे में हम किसी दिन और पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी जर्नी हो गई थी, लेकिन उस दिन की वीडियो में ना सबसे ज्यादा जो चीजें मुझे अच्छी लगी ना, वो था तीर का निशान। भाई वो अपने मन का राजा था। तो उसी हिसाब से मैंने भी सोचा कि जब वो उसकी इच्छाएं के ऊपर चल रहा है काम, मतलब उसकी इच्छा है तो किसी भी चीज को दिखाया जा रहा है, उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं दिखाया जा रहा। तो वैसे भी मैंने भी सोच लिया ना कि मेरी इच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि मुझे संकेत सूत्र ये सब याद नहीं हो रहे हैं, इनको याद करने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने क्षेत्रीय भाषा में या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में ही लिखूंगा, मुझे संकेतों में नहीं लिखना। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हो ना, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें लिखना क्यों है, उससे लिखने से मिलता क्या है, कुछ वो देता है हमें। तो आइए देखते हैं देता क्या क्या है। सबसे पहली चीज देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, वो संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। तो संकेत तो उसी दिन समझ गया था कि किसी भी पदार्थ को सांकेतिक रूप से लिख दो, अर्थात यहाँ तक कि मैंने देखा जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे सांकेतिक रूप में है। ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था। ये सूत्र मैं देख रहा हूँ, सूत्र कहाँ से आ गया? सूत्र तो मैंने भाई मैथ में देखे हैं, फिजिक्स में देखे हैं, यहाँ पर कहाँ से मैथ, यहाँ पर कहाँ से सूत्र आ गया? तो मैंने मैथ में इसलिए देखे हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी सवालों को छोटा कर देता है। जैसे हम बहुत फेमस फार्मूला, यदि इसको लगा देते हैं तो ये क्या करता है, इस टाइप के जितने भी सवाल है ना, इस फॉर्मूले पे रख दो, तुरंत तुरंत सवाल एकदम आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा रूप रहता है ना, उसको छोटा करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। तो रसायन भी कुछ ऐसा ही करता है क्या? कुछ ऐसे ही करेगा वो। तो रसायन भी करता है, देखना ना, मैं लिख दूं कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, इतनी बड़ी चीजों को छोटा लिख देता है। तो आप बोलोगे कि ये सूत्र है, मैं बोलूंगा हाँ, यही सूत्र है रसायन के लिए ना। यही सारे सूत्र हैं, जैसे HCl हो गया, NaOH हो गया, है ना, ये सब फॉर्मूले हैं इनके लिए। किसके लिए? रसायन के लिए, है ना। जैसे हमारे लिए खाना कुछ और है, बकरी के लिए खाना कुछ और है, शेर के लिए खाना कुछ और है, तो वैसे इनके लिए फॉर्मूला यही है। ठीक है, इससे घबराना नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। मैंने बोला कि ठीक है, जानकारी तो देता है, इसको लेके क्या करूंगा मैं, क्यों लिखूं, इससे लिखने से लाभ क्या है? तो आइए लाभ देख लेते हैं। तो इससे पता चलता क्या है, समय, श्रम, पेपर, इन सब की चीजों की बचत होने वाली। तो आप बोलोगे कि समय तो समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में जब लिखते हैं तो उस समय समय की आपूर्ति होने लगती है, तो ठीक है वहां पर तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये श्रम, पेपर, इंक, इन सब की चीजों बस इसी के लिए, भाई समय कम पड़ रहा है, मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लूंगा, समय को कवर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि नहीं हाँ इसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाऊं मैं बोलूंगा कि अगला देख लो, ये बोल रहा है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। शायद ये कहना तो बहुत सही नहीं होगा, आप इससे अच्छा ऐसा बोलो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो बोलोगे कि इसका क्या मतलब? तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे हम बोलते हैं कि अपने हमारा देश तो विविध भाषाओं से भरा हुआ है। हम देखते हैं किसी भी एक चीज़ को बोलते हैं तो यहाँ पर कुछ और बोली जा रही है, कहीं पर कुछ और, आपके यहाँ कुछ और बोली जाती है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं खाना का, भैया खाना खिला, जबकि मैं अपने घर से 50 किलोमीटर पूरब की साइड चले जाऊँ ना, पूर्व दिशा में, तो वहाँ पर बोलते हैं कि रुआ खाना खाई नहीं। 50 किलोमीटर पश्चिम की साइड, वहाँ पर बोलते हैं काराजू खाना खिला। यदि गढ़वाल में चला जाऊँ तो बोलते हैं खड़ ख्याल। यदि पश्चिम बंगाल में चला जाऊँ तो वहाँ पर बोलते हैं खवा दवा होएगा ची। जबकि हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, आपने खाना खाया। देखो ना, लेकिन जब मुझे बात करना होगा किसी गढ़वाल से, किसी गढ़वाली पर्सन से, तो मैं किससे बात करूंगा? आपने खाना खाया, एक ही भाषा यूज करूंगा, चाहे बंगाल में यूज करूं, चाहे फिर मैं जम्मू कश्मीर में यूज करूं, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे जहां यूज करूं, मैं हमेशा स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सभी लोग जानते होंगे। हो सकता है मेरी लैंग्वेज ना जाने, मेरे घर की लैंग्वेज या मेरी क्षेत्रीय लैंग्वेज ना जाने, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है सभी लोग जानते होंगे। सेम वैसे ही हर देश ही यही जानते हैं, वहां पर भी कोई विदेश में भी, अब किसी भी देश में चले जाओ, वहां पर हो सकता है कि उनकी अपनी लैंग्वेज कुछ होती होगी, जिसमें कि वो पढ़ते होंगे, अध्ययन करते होंगे, लेकिन वो यही जानते हैं कि मुझे यदि उनसे बात करनी है ना, रसायन में यदि बात करनी है, तो मुझे इसी भाषा में बात करनी होगी। आप यहाँ पर पढ़ो चाहे जहाँ पे जाके पढ़ो, वहां पर हमेशा इसे कार्बन डाइऑक्साइड ही पढ़ेंगे, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पढ़ेंगे। इसलिए अर्थात ये देखा जाए, रसायन विज्ञान में एक स्टैंडर्ड को भी प्रदान करता है। कौन? सांकेतिक रूप, मतलब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हम पढ़ ले रहे हैं इसी के बहाने, ऐसा समझ लीजिए आप। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम प्रयास इसी पर करें तो बढ़िया रहेगा। ये तो समझ में आ गया यूनिवर्सल लैंग्वेज है भैया। आगे देखें, ये बताते क्या है, परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षिक संख्या का पता चलता है। किससे?
रासायनिक समीकरण से। इनके कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा देखें, परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षिक संख्या। कैसे भैया, मैं एक बात बताऊं ना आपको कि कहीं पर शादी थी तो मैंने बताया उनको कि मुझे पता है आपके यहाँ जो बाराती आने वाले हैं ना, बाराती आने वाले हैं ना, उसमें मुझे पता है कि उसमें लेडीज की संख्या कितनी है और जेंट्स की संख्या कितनी है। तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता। मैंने यार, मैंने बारातियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 20 लेडीज आने वाली हैं, 50 जेंट्स आने वाले हैं, टोटल मिला के 70 बारातियों का 70 बाराती हो रहे हैं। तो आप बोलोगे कि इसका क्या मतलब, ये संख्या का क्या मतलब। ये संख्या जो बता रही है ना, वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि मैं लेडीज को परमाणु मान लूं और जेंट्स को यदि अणु मान लूं, या फिर इनको भी परमाणु ही मान लूं, तो ये बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये 50 हैं, अरे सॉरी, ये 20 हैं, ये 50 हैं, टोटल मिला के कितने बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं। अब यदि रसायन की भाषा में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये CO2 बना रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ पर संख्या पता चल रहा है, तो आप लोग कैसे पता चल रहा है, तो भाई देखो ना, ध्यान से देखो, जूम करो, इसमें तो दिख रहा है, इसमें संख्या है। तो आप लोग कैसे, मैंने मैथ ने हमें सिखा रखा है क्या, यदि ये अकेला है, यदि आप ऐसा मान रहे हो कि ये अकेला है, तो आपकी गलतफहमी है, इसके साथ पूरी फौज है। कैसे, यदि आपको देखने में ये अकेला है ना, तो इसके इसके साथ कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, तो इसके साथ प्लस है। यदि अभी भी ये अकेला है तो इसके साथ गुणे में 1 है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी कोई नहीं है, तो इसके साथ पावर में 1 है, मतलब घात में जिसे बोलते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें इनके साथ रहती हैं, जबकि देखने में इनको देखो तो अकेले टहल रहे हैं, है ना। लड़ाई करने जाओगे तब ना पता चलेगा कि नहीं अकेले नहीं है, इतने लोग साथ हैं इनके। हम कभी भी इनसे मिलेंगे, मौका मिलेगा तो इनके साथ भी लड़ाई करेंगे। लेकिन अभी के लिए देखें तो रसायन ने इन्हीं से कॉपी कर लिया, क्या ये उठा लिया, तो यहाँ पर यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। अब इसे रसायन में बोलेंगे कैसे हम, इसमें ऐसे बोलेंगे, कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का निर्माण करता है। अच्छा, तो आप बोलोगे कि हिंदी और इंग्लिश में पता नहीं चलता क्या, मैं बोलूँगा कैसे पता चलता है। देखो, मैं लिखूँ, यदि इसी चीज़ को लिखूँ, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर पता चल रहा है हमें। कहीं इंग्लिश बताती है कि नहीं मेरे सामने कुछ भी नहीं है तो मेरे सामने 1 मान लेना, या फिर हिंदी बताती है, इसी को मैं यदि हिंदी में लिख दूँ, कार्बन प्लस लिख दूँ ऐसे, तो हिंदी बताती है कि मेरे सामने कुछ नहीं है तो 1 मान लेना, ऐसा तो कुछ नहीं बताती ना। लेकिन ये चीज़ मुझे बताती है, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक चीज़ें लिखी गई हैं, तो मतलब यहाँ पर इनकी संख्या का मुझे पता चल रहा है, वो दिखे या ना दिखे। तो आप बोलोगे कि भैया कार्बन ही तो है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर यदि कुछ नहीं तो 1 ही मान लो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ही मान लो, वैसे भी तो सेम चीज़ें तो दिखाई दे रही है, तो दिक्कत क्या है। मैं बोलूँगा चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो, जब इतना आपको दिखाई दे रही है तो एक एग्जाम्पल और ले लो, H2 ले लो, Cl2 ले लो, ये बनाते हैं HCl बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर HCl का निर्माण करते हैं। यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु क्लोरीन के एक अणु के साथ मिलता है, तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 अणु का निर्माण करता है। कौन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यदि मैं इसे इंग्लिश में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक। यहाँ पर कहीं दिख रहा है, यहाँ पर मैं मान लूँ चलो ठीक है, आपके कहने के अनुसार यहाँ पर भैया कुछ नहीं तो 1 है, तो लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 है ना, 2 है ना, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे जो लिखते हैं ना, तो इससे लिखने से जो है ना अपेक्षिक संख्या का पता चल जाता है कि कितने कितने कौन कौन है उसमें, ठीक है, इसलिए हम इसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखना अगला चीज क्या मिलता है इनसे, हमें रेशियो का पता चलता है। कौन कौन सा रेशियो, मास का, मोल का, वॉल्यूम का। तो आप बोलोगे कि ये मास मोल वॉल्यूम छोड़ो भैया, पहले बताओ कि रेशियो क्या है। तो रेशियो कैसे मैं बताऊँ हिंदी में, बस आप ऐसे समझो कि हिंदी में से अनुपात बोलते हैं। तो मैं से बताता हूँ आपको, मैं गया था दूध लेने के लिए, तो मैंने बोला कि आंटी आज मुझे ना 1 लीटर दूध देना, तो बोली ठीक है आज 1 लीटर दूध दे देती हूँ। तो उन्होंने बर्तन उठाया, बर्तन से एक बार दे दिया, एक बर्तन से एक बार दूध दिया, और दूसरे वाले बर्तन से 2 बार दूध डाल दिया। तो मैंने बोला ऐसा क्यों किया कि एक बर्तन से एक बार और दूसरा वाला जो बर्तन है उससे 2 बार दूध डाल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोल रहे अरे तुम्हें पता नहीं है, ये जो बर्तन है ना वो आधे लीटर का है, ये जो बर्तन है ना वो पाव लीटर का है, पाव ही बोलते हैं ना आप लोग, मैथ में तो ऐसे लिख देंगे, पाव ही बोलते हैं मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो बर्तन है ना वो आधे लीटर का है, ये जो बर्तन है वो पाव लीटर का है, इसीलिए मैंने इससे एक बार डाला, इससे जो है 2 बार डाल दिया, वो मिलाकर 1 लीटर हो गया। अर्थात आधे लीटर और ये पाव लीटर के बीच का संबंध कितना है, एक संबंध 2 का है, जो कि 1 लीटर का निर्माण करता है। सेम इसी तरह से यदि आप वॉल्यूम की बात करोगे, मतलब वहां पर लिक्विड की बात की जा रही है, वॉल्यूम रेशियो की बात की जा रही है, तो मतलब वहां पर लिक्विड की बात की जा रही है। यदि मास रेशियो की बात की जा रही है तो मतलब वहां पर वेट किया जा रहा है ना, किसी भी चीज को ग्राम में वेट किया जा रहा है। और मोल क्या चीज है उनके बारे में तो हम कभी और देखेंगे, अपने आप में वो टॉपिक है, कभी और उनसे बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे बाद में, है ना।
लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का पता चलता है। तो आप बोलोगे कि इसे क्या करना है, इसे साइंस में लिखना मतलब रसायन में लिखना है, तो रसायन में लिखें। आइए देखते हैं रसायन में कैसे लिखेंगे इसे। तो रसायन में मैं ऐसे लिखूँ, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, ये मिला दिया, CO2 बना दिया भैया। आप भी बोलोगे बस एक ही एग्जाम्पल पकड़ के उसी के पीछे भाग रहे हैं। पहले समझ तो लें, फिर और सबको पकड़ेंगे एक एक करके। पहले समझ लेते हैं। कार्बन क्या है, 6 दूना 12, ऑक्सीजन कितना, 8 दूना 16 दूना 32, ये मिलाकर कितना बना रहे हैं, 44। अर्थात 44 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ना इन्होंने क्या किया, 12 कार्बन को लिया, 32 ऑक्सीजन को लिया, तब जाके 44 कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं। अब चाहे इसे आप लिक्विड में समझ लो, चाहे गैस में समझ लो, चाहे मोल में समझ लो, चाहे मास में समझ लो, जिसमें आपको समझना हो वैसे समझ लो। बस इतना समझ लो कि हिसाब किताब कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, क्या पता चलता है, तीन चीज मिली मुझे। क्या, संकेतन सूत्र का पता चलता है, परमाणु और अणुओं की अपेक्षित संख्या का पता चलता है, रेशियो पता चलता है, मोस मोल और किसका, वैल्यूम का पता चलता है। अब रह गए भाई साहब ये खड़े खड़े कब से देख रहे हैं, इनको समझ लें। ये बोल क्या रहे हैं, रिएक्टेंट वैल्यू। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है ना, जब आपको प्रोडक्ट की वैल्यू पता हो, क्या प्रोडक्ट की वैल्यू पता हो, तो आपके पास कितना कितना रिएक्टेंट यूज करना है आपको, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे मैं हमने अभी भी लिखा ना, कार्बन ऑक्सीजन लिखा था, CO2 बना रहा था, यहाँ पर 44 था, यहाँ पर क्या था जी, यहाँ पर 32 था, यहाँ पर क्या 12 था, ऐसा था ना। मतलब इनके कहने का मतलब है ना कि यदि आपको प्रोडक्ट की वैल्यू पता है, अर्थात मुझे 44 बनाना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे कितना कितना क्या क्या लेना होगा, 32 ग्राम क्या ऑक्सीजन लेना होगा, 12 ग्राम कार्बन लेना होगा। ये चीज़ें मुझे पता चल जाएगी। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है। मैं छोटा छोटा दो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं, आपके घर प्रोग्राम था, तो आपने क्या किया, हलवाई को बुलाया, आपने बोला कि 500 लोगों का प्रोग्राम है, आपको रसगुल्ले बनाने हैं। आपने क्या बताया, 500 लोगों का। कभी आपने बोला कि मेरे घर पे प्रोग्राम है, रसगुल्ले बनाने हैं आपको, तो बोलेगा भाई कितने लोगों को बनाना है, 10 लोगों को, 20, 50, 500, 1000, कितने लोगों के लिए। उसके लिए आप पहले उसको ये बता रहे हो 500 लोगों का, मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये प्रोडक्ट का काम करती है, तो मुझे इतने लोगों के लिए बनाना है। तो उन्होंने क्या क्या बोला, ठीक है 500 के लिए, 500 लोगों के, 500 लोगों का प्रोग्राम है, मैं काम करता हूँ 700 लोगों के लिए बना देता हूँ। तो आपने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला, अरे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छी लगती है, वो 2 खा लेते हैं, 3 खा लेते हैं, कोई 2 खा लेता है, ऐसा हो जाता है, इसीलिए 700 बना लेता हूँ। तो आपको तुरंत ध्यान आया, आपको याद आया, नहीं याद आया, मुझे तो तुरंत याद आया कि अरे हाँ यार, मैंने ना, मेरे घर पे जब भी कोई आता था ना, तो 3 मतलब 5 लोग आ गए, यदि 5 लोगों के लिए चाय बनाना होता था, तो मैं क्या करता था, मैं 7 लोगों के लिए चाय बनाता था। क्यों? क्योंकि 4 लोग जो है ना, वो तो 1-1 कप पिएँगे, लेकिन जो मेरी दादी है ना, वो 1 गिलास चाय पीती है, मतलब 1 गिलास बराबर 3 कप चाय, वो अकेली पीती है। तो इसलिए मैं क्या करता था कि 4 लोगों को 3 कप, 4 3 7 कप चाय बनाता था, बिना बताए। क्यों? मुझे पता है, अंदाज़ा हो गया ना, एक्सपीरियंस हो गया, बार-बार मैं देखता हूँ भाई, डेली देखता हूँ कि उसे चाहिए, चाय ज़्यादा चाहिए ना दादी को, इसीलिए मैं बना देता था। म बना के लेकर आया, तो मम्मी ने पूछा कि कैसे बना लिए? मैं, पता है ना मम्मी, 1 कप चाय के लिए 1.5 कप दूध डाल देता हूँ, 1 कप चीनी, आधे कप, आधी च सॉरी 1 कप बोल रहा हूँ, 1.5 कप दूध डाल दिया, 1 चम्मच चीनी और आधी चम्मच जो है चाय पत्ती डाल दी, होगी चाय तैयार। वैसे ही उसी तरह से 7 लोगों के हिसाब से बना दिया, बन गई चाय। क्यों? इन सब चीज़ों के पीछे लॉजिक क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पता है मुझे कि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, कितना है वो, कितना बनाना है मुझे। सेम अप्लाई कर देते हैं। जैसे नहीं, घर पे खाना बनाना होगा तो मम्मी को कुछ नहीं बताना पड़ता है कि कितना खाना बनेगा। वो तुरंत समझ जाती है कि नहीं, हाँ, ये इसको इतनी चीज़ ये पसंद है, उसको ये चीज़ इतनी पसंद है, एक काम करते हैं इसको इतना बना लूँगी, इसको इतना बना लूँगी, तो हो जाएगा। क्यों? उनको पहले से प्रोडक्ट का पता है, कौन कितना क्या चीज़ खाएगा। सेम वही चीज़। तो मुझे यदि प्रोडक्ट की वैल्यू पता होगी, तो रिएक्टेंट की वैल्यू ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगी। लेकिन आप बोलोगे कि इस केस में मुझे कैसे पता चलेगा? तो जैसे कि उस केस में एक्सपीरियंस, है ना, अनुभव, उस अनुभव के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी थी। ऐसे नहीं कि नहीं, हाँ, बस मम्मी को पता चल गया कि इतना खाना बनाया है, हलवाई को पता चल गया कि नहीं इतना खाना बनाना है। उनके पास एक्सपीरियंस था, किस चीज़ का? मेहनत का। लगातार बनाते रहना, पता नहीं कितनी बार गलतियाँ करना, फिर उसमें सीखना, फिर उसको सुधारना, फिर अप्लाई करना। सेम वही चीज़ हमारी भी बारी यहीं पर सेम है कि हमें बस और सिर्फ मेहनत करनी है। जैसे हम बचपन में नहीं थे, पहले घुटने और हाथ के बल चलते थे, धीरे धीरे खड़ा होने शुरू किए, पता नहीं कितनी बार गिरे होंगे। शायद यदि आपको अभी याद नहीं आ रहा हो तो किसी बच्चे को देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरा भी बचपन ऐसा ही रहा होगा। पता नहीं कितनी बार गिरे थे, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि नहीं, खड़ा होना छोड़ दिया। भाई खड़ा हुए तभी तो यहाँ तक की यात्रा आई, हम लोग 10वीं में आ गए, है ना। सेम वही चीज़ है, हम वहाँ पर नहीं गिरे हैं, अब हमारी बारी यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी नहीं गिरना है, बस डट के बार बार गिरना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर खड़ा हो जाना है। मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें, इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होंगी कि नहीं यार, मैं कैसे लिखूँ, मैं कैसे जानूँ, मैं समझ नहीं पा रहा, भूल जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, होती हैं ये चीज़ें, लेकिन घबराना नहीं है, बस लगे रहना है, एकदम अच्छे से लगे रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्या चीज़ जानने के लिए, इनकी कमियाँ क्या है, कुछ हानियाँ भी हैं, हानियाँ तो नहीं है, लेकिन कमियाँ हैं, कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है। वैसे आप ढूंढो, इसमें कमी है कुछ दिख रही है, हम लोग उस दिन मिलेंगे तो इन्हीं में से ढूंढ के लाएंगे कि नहीं इसमें कमियाँ क्या क्या है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए आप लोग। चलते हैं, नमस्कार।